Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, Nagau. तो जो लास्ट अपना लेक्चर था उसमें अपन औद्योगिकरण के बारे में बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपन ने किसके बारे में बात की? इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइमलाइन के बारे में अपन ने बात की थी। फिर बात की थी कि ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण पहले क्यों हुआ, इसके कारणों के बारे में अपन ने बात की थी। फिर आगे अगले वीडियो में बात की थी कि विशेषताएं क्या हैं, औद्योगिकरण के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं आती है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे प्रभाव के बारे में कि जो औद्योगिकरण है उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो ये जो टॉपिक है औद्योगिकरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल बीए और एमए के लिए। ये जो टॉपिक है आरएस और आईएएस एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा प्रोबेबल टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है औद्योगिकरण। तो अपन अभी चर्चा करते हैं, बात करते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्थिक प्रभाव। देखो, जो प्रभाव है उसको कुछ पॉइंट में लिखने की बजाय अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आर्थिक प्रभाव किस प्रकार का था, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव किस प्रकार का था, सामाजिक प्रभाव किस प्रकार का था, और इंटरनेशनल रिलेशन में किस प्रकार का प्रभाव रहा, यानी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में किस प्रकार का प्रभाव रहा। तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत अपन बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट दे रखा है, ब्रिटिश ग्रीनरी कन्वर्टेड इनटू वर्कशॉप। यानी जो ब्रिटेन में जो कृषि का विकास हुआ था, जो ब्रिटेन में कृषि का स्तर था, उसमें परिवर्तन आ गया। कृषि की बजाय सारा का सारा फोकस ब्रिटेन में, इंग्लैंड में वर्कशॉप में आ गया, यानी उद्योगों में सारा का सारा फोकस आ गया। ये प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है। यानी कृषि को कम महत्व दिया जाने लगा ब्रिटेन में और उसकी बजाय वर्कशॉप, फैक्ट्री और उद्योगों पे अधिक फोकस किया जाने लगा औद्योगिकरण के अंतर्गत। फिर अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया। अब ये मैंने लिखा है, नोट्स बनाने का तरीका है, इसका मतलब है बढ़ोतरी हुई, बढ़ गया, इट इंक्रीज्ड। तो अगला पॉइंट ये है कि औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक हुआ और जब वस्तुओं का उत्पादन जरूरत से अधिक होने लगा तो ब्रिटेन ने उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उन वस्तुओं को निर्यात करना शुरू कर दिया अन्य देशों में। तो व्यापार में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर इसके बाद अपन आगे बात करते हैं आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत इंडस्ट्रियल सेंटर, कई प्रकार के औद्योगिक केंद्र उभर के आए ब्रिटेन के अंदर। सो ये जो औद्योगिक केंद्र थे वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए, एक बड़ी फैक्ट्री कहीं पे स्थापित की गई, फैक्ट्री के आसपास खूब सारे मजदूर रहने लगे, धीरे धीरे पूरा का पूरा एक शहर बस गया फैक्ट्री के आसपास, तो इनको इंडस्ट्रियल सेंटर्स कहने लग गए। तो जो औद्योगिक केंद्र हैं उनका परिवर्तन हो गया फ्लरिशिंग टाउन्स। इसका मतलब है काफी अधिक बड़े शहरों में तब्दील हो गए जो इंडस्ट्रियल सेंटर थे, यानी शहर स्थापित हो गए फैक्ट्री के आसपास जहां पे उद्योग धंधे बसाए गए थे, तो उनको इंडस्ट्रियल सेंटर कहा जाता है, औद्योगिक केंद्र। और इसी कारण हम देखते हैं इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली इससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला, यानी ब्रिटेन में शहरीकरण को बढ़ावा मिला, यानी अनेक शहरी केंद्र स्थापित किए गए, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए। फिर अपन आगे बात करते हैं आर्थिक प्रभाव क्या है, न्यू क्लासेस, नए वर्गों का उदय हुआ। जैसे कि आपको पता है मजदूरों के वर्ग का उदय हुआ। मजदूर वह लोग थे जो फैक्ट्री में कार्य किया करते थे, और जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो पूंजीपति का वर्ग था। तो दो प्रकार के वर्गों में बट गया, जो उस समय का समाज है दो प्रकार के वर्गों में बट गया, एक था पूंजीवादी वर्ग और दूसरा था श्रमिकों का वर्ग। तो नए वर्ग थे, इस प्रकार का वर्ग पहली बार आया था कि जो फैक्ट्री के मालिक है उनको पूंजीपति कहा गया, और जो मजदूर कार्य करने वाले जो श्रमिक थे उनको श्रमिक का वर्ग कहा गया। तो न्यू क्लासेस केम इनटू एक्जिस्टेंस, नए वर्गों का उदय हुआ। फिर अपन बात करते हैं न्यू आइडियोलॉजी, इन वर्गों के उदय के साथ साथ ब्रिटेन में नई विचारधाराओं का भी उदय हुआ। जैसे पूंजीवादी भी एक प्रकार की विचारधारा है, ठीक है, और जो मार्क्स के जो विचार हैं वह पनपने लगे धीरे धीरे। जब समाजवाद को बढ़ावा मिला, श्रमिकों ने अपने अधिकारों को मांगना शुरू कर दिया, तो समाजवाद की अवधारणा भी आने लग गई, मार्क्सवाद की अवधारणा भी आने लग गई, और दूसरी तरफ पूंजीवादी भी एक प्रकार की अवधारणा थी। तो न केवल वर्गों में विभक्त हुआ समाज, बल्कि विचारधाराओं में भी विभक्त हो गया। एक ग्रुप की एक विचारधारा और दूसरे ग्रुप की दूसरी विचारधारा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रिलेशंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स चेंज्ड। इसमें क्या लिखा हुआ है, यानी उत्पादक कर्ता और उपभोक्ताओं के बीच जो संबंध थे
उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ गया। यानी एक जो प्रोड्यूसर की क्लास है जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, दूसरा वस्तुओं का उपभोग कर रहा है जो दूसरा वर्ग है, तो इन दोनों वर्गों के बीच के संबंध है उनमें काफी अधिक बदलाव हो गया। एज नाउ मोर रिमोट एंड इनडायरेक्ट। अब क्या बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आप आंसर में लिखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह के पॉइंट अक्सर आपको किताबों में भी आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई गाइड पढ़ते हो या कोई छोटी किताब पढ़ते हो वर्ड स्ट्रीम में, उसमें इस क्वालिटी के पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। इसमें क्या लिखा है कि उत्पादककर्ता और उपभोग जो उपभोक्ता थे उनके बीच के संबंध में बदलाव आया। वो बदलाव क्या था कि अब उत्पादककर्ता और जो उपभोक्ता थे इनके बीच में संबंध अधिक दूर हो गए। सो दीज रिलेशंस बिकेम मोर रिमोट एंड इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। पहले प्रत्यक्ष संबंध था, पहले क्या था, गांव में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, गांव में ही उस वस्तु को उपभोग करने वाले लोग थे। जैसे कोई चटाई बनाई गई गांव में कई लोगों ने मिलके, तो उसका उपभोग उस गांव में ही किया जाता रहा, वहीं पे उसका उपभोग होता रहा। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इनका उत्पादन किया गया और व्यापार के माध्यम से उत्पादित वस्तु को दूर दूर भेजा गया, तो उपभोक्ता बहुत दूर हो गया और जो प्रोड्यूसर था वो काफी अधिक दूरी पे था। इसका मतलब है इनके बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, वो बढ़ती गई। अब अप्रत्यक्ष संबंध था, पहले प्रत्यक्ष संबंध था, पहले डायरेक्ट रिलेशन था इनके बीच में, अब इनडायरेक्ट रिलेशन था, अप्रत्यक्ष संबंध था। अब धीरे धीरे जरूरत महसूस हुई क्योंकि दूरी बढ़ चुकी थी। अगर किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु का उत्पादन किया था पहले गांव में और उस वस्तु की कोई शिकायत होती है, तो उपभोक्ता है उस गांव में रहने वाला वस्तु को दोबारा उस व्यक्ति के पास ले जा सकता था कि आपकी वस्तु खराब निकल गई। लेकिन अब क्या हुआ, दूरी बहुत अधिक बढ़ गई। तो अगर किसी वस्तु का खराब प्रोडक्शन हुआ या कोई वस्तु खराब है, उसकी शिकायत वो कैसे करें। इसलिए समय के साथ साथ उपभोक्ताओं के जो अधिकार हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस आने लगे। समय के साथ साथ एक जरूरत महसूस हुई कि जो उपभोक्ता है उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाए। तो ये अपन ने आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव किस प्रकार का औद्योगिकरण का। अपन मुख्य तरह जो प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं वो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म इंक्रीज्ड एज मार्केट एंड टू सेटल पॉपुलेशन एंड वॉर्स। अब इसमें किससे लिंक करके औद्योगिकरण को, इसमें लिखा हुआ है कि औद्योगिकरण के कारण उपनिवेशवाद और इंपीरियलिज्म को अपन क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद। तो औद्योगिकरण के कारण उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसी ताकतों को, जैसे विचारधाराओं को बढ़ावा मिला। कैसे बढ़ावा मिला, क्योंकि जैसे कि आपको पता है जब फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू करते हैं तो बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन होता है, और जब जरूरत से अधिक उत्पादन होने लगेगा तो उस देश को आवश्यकता महसूस होगी कि जो उत्पादित वस्तुएं उनको दूसरे देश में व्यापार के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए। तो उनको बाजारों की आवश्यकता पड़ी। जो फैक्ट्री में खूब सारा वस्तुएं हैं उनका उत्पादन कर लिया था, उनको निर्यात करने के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ी। उनको बाजार कहाँ मिलेगा, बाजार उनको एक आसानी से उनको बाजार कहाँ मिलेगा, वो बाजार वहीं मिलेगा जब वो देश किसी अन्य देश में अपनी कॉलोनी स्थापित करे, साम्राज्यवादी रास्ते पे चले। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने कई सारी कॉलोनी अपनी स्थापित कर ली, कई सारे देशों को पराधीन कर लिया अपने अंतर्गत में। उन देशों का सारा मार्केट ब्रिटेन के हाथ में आ गया। ब्रिटेन की इच्छा थी कि वो जितना भी सामान चाहे अपने फैक्ट्री में बना हुआ सामान किसी भी कीमत पे वो उन देशों को बेच सकता रहा। वहां का आयात शुल्क भी बहुत जरा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि उन कॉलोनियों की सरकारी पूरी ब्रिटेन के हाथ में थी। तो इसलिए कहा जाता है औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण कारण रहा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को बढ़ाने के लिए भी। फिर दूसरा कारण क्या था, उन कॉलोनी में जब जनसंख्या में वृद्धि हुई ब्रिटेन में, तो अपने देश की जनसंख्या को बाहर बसाने के लिए भी उनको कॉलोनी की आवश्यकता पड़ी। तो एक तो वस्तुओं को निर्यात करने के लिए, दूसरा अपनी पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि ब्रिटेन वाले कहाँ पे जाके बसे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बसे हैं, ब्रिटेन वाले साउथ अफ्रीका में जाके बसे हैं। क्यों बसे, क्योंकि वो देश उनकी कॉलोनी हुआ करते थे, और वो धीरे धीरे अंग्रेज वहां पे जाके बस गए। भारत में भी आके कुछ अंग्रेज भारत में बसे हैं, जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। और इसी कारण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने हेतु ब्रिटेन ने कई सारे युद्ध भी लड़े। कॉलोनी अर्जित करने के लिए, कॉलोनी हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने अनेक प्रकार के युद्ध भी लड़े। तो कहा जाता है कि औद्योगिकरण के कारण उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और अनेक प्रकार के युद्धों को बढ़ावा मिला। फिर अगला पॉइंट क्या है, प्रशासनिक प्रभाव में कैपिटलिस्ट इनटू पार्लियामेंट वर्सेस वर्कर। अब क्या हुआ, क्योंकि फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू हो गया, जो पूंजीपति का वर्ग था उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था में, सरकार में अत्यधिक
बढ़ने लग गया तो जो पूंजीवादी वर्ग है इस वर्ग के लोग पार्लियामेंट में भी घुस गए, वो चुनाव जीत कर पार्लियामेंट में भी आसानी से पहुंच गए, क्योंकि जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी लोग थे, उनके पास खूब सारा पैसा था, तो अपने पैसों का इस्तेमाल करके वो पार्लियामेंट में पहुंच गए और वो बहुत अधिक एडवांटेज की पोजीशन में थे, उनको खूब अधिक लाभ मिल रहा था सिस्टम में, पूंजीवादी वर्ग को। और दूसरी तरफ वर्कर्स का वर्ग था, श्रमिकों का वर्ग था, जिनका धीरे धीरे बुरा हाल हो गया, उनको अधिकारों से वंचित रखा गया, उनको सही समय में वेतन नहीं दिया गया और उनके वेतन में अत्यधिक कटौतियां की गई, तो उनका शोषण किया गया। तो एक वर्ग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया, दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग, जो नीचे गर्त में जाता गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, शुरुआत में तो पूंजीपति जो वर्ग के लोग थे पार्लियामेंट में पहुंच गए, संसद में पहुंच गए, फिर धीरे धीरे वर्कर्स जो लोग थे, जो श्रमिक लोग थे, उनमें भी अवेयरनेस आई, उनमें भी जागरूकता आई, तो उन्होंने भी फ्रेंचाइज का जो डिमांड है उसको सामने रख दिया। फ्रेंचाइज अपन किसे कहते हैं, वोट करने का अधिकार वो मांगने लगे, क्योंकि पहले क्या था, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई थी ब्रिटेन में, तो वोटिंग हेतु काफी अधिक क्वालिफिकेशंस उन्होंने रखी हुई थी। क्या अनिवार्यता थी, प्रॉपर्टी की अनिवार्यता रखी हुई थी, किसी व्यक्ति के पास अगर इतनी संपत्ति है तो वो वोट के अधिकार का उपयोग कर सकता है। लेकिन इस कंडीशन के कारण जो वर्कर्स का ग्रुप था, उनको वोट का अधिकार मिल ही नहीं पाया, क्योंकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी। तो धीरे धीरे वर्कर्स में भी जागरूकता फैली, समाजवाद का दौर आया और इन वर्कर्स ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया वोटिंग राइट्स की, हमें भी वोटिंग राइट्स की आवश्यकता है। एज न्यू क्लास वॉज एजुकेटेड इन अवेकन्ड, अब धीरे धीरे श्रमिक का वर्ग है उनमें भी जागरूकता आने लग रही थी। इसलिए आगे चल के ब्रिटेन में कई प्रकार के सुधार हुए, कानूनों में सुधार हुए, ताकि श्रमिकों को अधिक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया जा सके। जैसे रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832, फिर इसके बाद है चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट एक प्रकार का आंदोलन था जो श्रमिकों के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि श्रमिक अनेक प्रकार के अधिकारों को डिमांड कर रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, वो शोषण से बचना चाह रहे थे, इसलिए संगठित होकर ब्रिटेन के मजदूरों ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको कहा जाता है चार्टिस्ट आंदोलन या चार्टर आंदोलन। तो चार्टर आंदोलन के बारे में अपन वर्ड हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो इसी कारण हम धीरे धीरे देखते हैं कि लोकतंत्र सशक्त होता गया ब्रिटेन में, क्योंकि जैसे जैसे वर्कर्स या श्रमिकों हैं, उन्होंने अपना अधिकार मांगने शुरू किए, उनको अधिकार मिलने लगे, धीरे धीरे कानून में सुधार किया गया, तो कुल मिला के लोकतंत्र धीरे धीरे सशक्त होने लगा। वंचित वर्ग है उनको भी वोटिंग का अधिकार धीरे धीरे मिलने लगा ब्रिटेन में। अब से अगला पॉइंट क्या है, न्यू प्रॉब्लम्स। अब प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में नई नई समस्या भी उत्पन्न हुई औद्योगिकरण के कारण। स्टेट का रोल बढ़ गया, क्योंकि समस्या क्या थी उस समय के ना समाज में, समस्या ये थी कि श्रमिकों की जो स्थिति है बहुत अधिक खराब होती जा रही थी, उनका पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया जा रहा था, ये समस्या थी। और इस समस्या का समाधान करने के लिए राज्य ने क्या किया, राज्य ने धीरे धीरे अपनी भूमिका बढ़ा ली, स्टेट का जो रोल है वो बढ़ गया, यानी राज्य आर्थिक गतिविधियों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लग गया। और इसी के साथ ही कहा जाता है वेलफेयर स्टेट की स्थापना होने लगी। वेलफेयर स्टेट क्या कहते हैं, कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि कोई भी राज्य अपने श्रमिकों के अधिकारों को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा, श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएगा, ये राज्य की जिम्मेदारी है, उसी को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। यानी वंचित लोगों के कल्याण के लिए भी स्टेट डायरेक्ट एक्शन लेगा इकोनॉमी के अंदर, तो उसको वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। कल्याणकारी राज्य की भी स्थापना ब्रिटेन में हो गई, क्योंकि श्रमिकों के कल्याण हेतु उन्होंने अनेक प्रकार की स्कीम्स निकाली। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा प्रभाव रहा है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का प्रभाव बढ़ा धीरे धीरे। मिडिल क्लास का मतलब है जो मध्यम वर्ग था ब्रिटेन का, उसका प्रभाव बढ़ा। और जो मोनार्की था, मोनार्की का मतलब क्या है, जो राजतंत्र स्थापित किया गया था ब्रिटेन में, उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। यानी जो मध्यम वर्ग है वो जागरूक हो गया, वो पार्लियामेंट में भी पहुंचने लग गए चुनाव जीतने के पश्चात, तो इनकी शक्तियों में इजाफा हुआ। और जो मोनार्की था, राजतंत्र था, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। फिर हम आगे बात करते हैं, फिर धीरे धीरे इंग्लैंड में हम देखते हैं कि ROL मतलब रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की भी स्थापना हुई। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, कानून के शासन का मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति बराबर हैं, चाहे पूंजीवादी वर्ग हो या फिर श्रमिकों का वर्ग हो, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की स्थापना की गई। और नेचुरल राइट, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों में भी बढ़ोतरी हुई।
प्राकृतिक अधिकार का यहाँ पे क्या मतलब है? वह अधिकार जो मनुष्य के बर्थ लेते ही, उसके जन्म लेते ही उसको मिलने चाहिए, उनको प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो इनकी भी व्याख्या की गई इंग्लैंड में और रूल ऑफ लॉ की स्थापना कर दी गई। फिर अपन सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, सामाजिक प्रभाव क्या रहा। मिडिल क्लास ने अपना दबदबा बना लिया समाज के अंदर धीरे धीरे, क्योंकि मिडिल क्लास से शॉपकीपर थे, मिडिल क्लास से बिजनेसमैन थे, मिडिल क्लास से व्यापारी थे, तो अनेक प्रकार के काम धंधे करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे मध्यम वर्ग में शामिल थे। जैसे भारत में क्या था, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया है। जितने भी नेता थे भारत के, वो सारे के सारे मिडिल क्लास से, अपर मिडिल क्लास से निकल के आए थे। और श्रमिकों के एक नए वर्ग की स्थापना हुई जिसको बुजुर्वा वर्ग कहा जाता था, बुर्जुआजीज, अंग्रेजी में इसको बुर्जुआजीज कहते हैं और हिंदी में बुजुर्वा, ब है नीचे मात्रा है वह ज है, इसको बुजुर्वा कहा जाता है। बुजुर्वा वर्ग की स्थापना की। तो बुजुर्वा का क्या मतलब है? श्रमिकों का वर्ग, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की, बुजुर्वा वर्ग के बारे में। तो समाज में समाजवाद का प्रभाव भी बढ़ता रहा। समाजवाद क्या कहता है? समाजवाद यही कहता है कि समाज के सभी लोग इक्वल है, चाहे वो पूंजीवादी वर्ग के लोग हो या श्रमिक वर्ग के लोग हो, सबको एक समान स्थान समाज में मिलना चाहिए, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उसी को ही सोशलिज्म कहा जाता है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो किसी भी वर्ग में। तो जो समाजवाद की विचारधारा है दुनिया के कई सारे देशों में प्रभावी होने लग गई। लेकिन ये सब क्यों हुआ? औद्योगिकरण के कारण हुआ, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ही दो वर्ग हैं, जिनमें से एक बुजुर्गा वर्ग अधिक शक्तिशाली हुआ या इनका प्रभाव बढ़ा, तो उसको समाजवाद कहा गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सोशल इम्पैक्ट में। लग्जरी आइटम्स देयर फॉर कंजम्पशन एंड मटेरियलिज्म बट ह्यूमन इमोशंस डाउन एंड इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब है कि जैसे औद्योगिकरण बढ़ा तो विलासिता की वस्तुओं का भी अत्यधिक उत्पादन हुआ। जब विलासिता की वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन हुआ तो समाज में कंज्यूमरिज्म बढ़ा, उपभोगवादिता संस्कृति का जन्म हुआ। समाज में कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिला। जैसे आज के समय का समाज क्या है? कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है। आज के समय में उपभोग करने में अधिक ध्यान देते हैं। खूब सारी वस्तुओं का यहाँ पे उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का। जैसे मैकडोनल्ड है, अमेरिका की कंपनी है मैकडोनल्ड, उसके बर्गर भारत में भी बेचे जाते हैं मैकडोनल्ड के द्वारा, तो उसको उपभोगितावादी संस्कृति कहेंगे, कंज्यूमरिज्म। तो औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में उपभोगवादिता संस्कृति का जन्म हुआ। मटेरियलिज्म, लोग अधिक भौतिकवादी हो गए। एक तो होता है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब यह है कि लोग अध्यात्म की तरफ अधिक ध्यान दे रहे हैं, अध्यात्म, भगवान, देवी देवता, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। दूसरा मटेरियलिज्म, भौतिकवादी संस्कृति, यानी वस्तुओं पे उनका ध्यान अधिक केंद्रित है, विलासिता की वस्तुओं पे उनका ध्यान अधिक केंद्रित है, वो उपभोक्ता बन के रह गए लोग हैं, उसको मटेरियलिज्म कहा जाता है। तो कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, इन सबको बढ़ावा मिला। लेकिन क्या हुआ? इसका नुकसान क्या हुआ? ह्यूमन इमोशंस, जो इंसान के भाव थे उसमें कमी आई। समाज का विकास अत्यधिक हो गया, भौतिकवाद भी अत्यधिक बढ़ गया, सुख सुविधाओं के साधन भी बहुत अधिक मिल गए लोगों को, लेकिन जो इमोशंस होते हैं ह्यूमन के, उसमें भारी कमी देखने को मिली। जैसे अपन बात करते हैं कि अपन हाथ से लेटर लिखते हैं, तो जब अपन हाथ से लेटर लिखेंगे तो हमारे भाव बहुत बेहतरीन तरीके से व्यक्त होते हैं, क्योंकि हमारे खुद की हैंडराइटिंग में वो लेटर लिखा हुआ। और दूसरी तरफ अपन ईमेल का सहारा लेते हैं, ईमेल एक प्रकार से निर्जीव तरीका है जिसमें कोई भाव नहीं है, तो ईमेल उतना अधिक भावात्मक तरीका हो ही नहीं सकता जिस प्रकार से एक पत्र लिखना भावात्मक तरीका है। उसी प्रकार का अंतर समाज में देखने को मिला। मानवीय जो भाव थे उसमें कमी देखने को मिली। तो इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद की जो विचारधारा थी उसको बढ़ावा मिला। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाद, यानी एक व्यक्ति के विकास की तरफ देखना। इंडिविजुअलिज्म यानी समाज के सभी व्यक्तियों का विकास होना चाहिए। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है, इसमें क्या होता है? पूरे समाज के बजाय एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शक्तिशाली वर्ग होता है, जैसे पूंजीवाद का जो वर्ग हो गया, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे समाज के बजाय, तो उसको इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। तो जो वेस्टर्न फिलोसफी है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वहां पे व्यक्तिवाद का अत्यधिक बोलबाला रहा है। अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है, अगर किसी व्यक्ति में स्किल्स है, तो उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और खूब सारा पैसा कमाएगा। और किसी व्यक्ति में स्किल्स की कमी है, वो टैलेंटेड नहीं है, तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी, उसको पैसे भी कम मिलेंगे। लेकिन समाजवाद क्या कहते हैं? सबको बराबर पैसे मिलने चाहिए, यानी सभी व्यक्तियों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बराबर मौके मिलने चाहिए सभी व्यक्तियों को। समाजवाद ये कहता है। फिर अपन आगे बात करते हैं माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से खूब सारे लोग शहरों में पलायन कर गए ब्रिटेन में।
और अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को जन्म दिया गया। सोशल इंस्टीट्यूशंस वर डेवलप, जैसे फैमिली, मैरिज, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर चेंजेस। तो कई प्रकार के समाज में बदलाव देखने को मिले, जो सामाजिक संस्थाएं थी उसमें बदलाव देखने को मिले। जैसे फैमिली सिस्टम और मैरिज सिस्टम है उसमें बदलाव हुआ। जो परिवार की संस्था थी, जो शादी की संस्था थी, उनमें हमें बड़े बदलाव देखने को मिले। जैसे अब ज्वाइंट फैमिली कम रहने लगी थी। जब शहरों में जनसंख्या पलायन कर गई तो शहरों में ज्वाइंट फैमिली का जो ट्रेंड था वो कम हो गया। और दूसरी तरफ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है कि पूरा परिवार एक साथ नहीं रहता है, परिवार में केवल हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ही, उनको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है, जिसको छोटी फैमिली कहा जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, दोबारा लिख रखा है इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण के कारण। इंपीरियलिज्म इंक्रीज्ड एज द नीड ऑफ मार्केट वाज रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि साम्राज्यवाद में जब बढ़ोतरी हुई, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो अधिक शक्तिशाली हुई, तो उन्होंने मार्केट खोजना शुरू किया पूरी दुनिया में। मार्केट खोजने के चक्कर में उन्होंने कई सारे देशों को अपनी कॉलोनी बना लिया, कई सारे देशों को पराजित कर लिया और अपना वहां पे अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसी कारण ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? साम्राज्यवाद का सिलसिला शुरू हुआ है औद्योगिकरण के कारण। क्योंकि नए नए मार्केट की तलाश करने हेतु उन्होंने अनेक प्रकार के देशों को कॉलोनी में तब्दील कर दिया। और 1870 के आसपास हमें देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा एशिया और अफ्रीका कॉलोनी में विभक्त हो चुका था। जो वेस्टर्न नेशंस थे, जो पश्चिमी देश थे, उन्होंने पूरे के पूरे एशिया और अफ्रीका के देशों को कॉलोनीज में तब्दील कर दिया। इस प्रकार हमें संघर्ष भी देखने को मिला कॉलोनीज और जो पूंजीवादी वर्ग से संबंधित जो देश रहे हैं, जो साम्राज्यवादी देश रहे, इनके बीच में संघर्ष भी देखने को मिला। देयर वाज टेंशन आल्सो। और इसी कारण अंततः हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी विश्व युद्ध भी इन्हीं कारणों से हो रहा है। कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के कारण भी ये यहाँ पे लेके गए हैं औद्योगिकरण के अंतर्गत। क्योंकि औद्योगिकरण के कारण साम्राज्यवाद आया, साम्राज्यवाद के कारण उनको जरूरत महसूस हुई कि अनेक प्रकार की कॉलोनी में अपना नियंत्रण करना पड़ेगा मार्केट के लिए। और जब कॉलोनी में नियंत्रण करने की होड़ हो गई पश्चिमी देशों के बीच, और इसी होड़ के कारण, इसी होड़ का ही यह नतीजा था कि अंततः पश्चिमी देशों के बीच आपस में विश्व युद्ध हुआ। तो इसी के साथ ही अपन आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज अपन ने बात की औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।